आइए दोस्तों, टेस्ट योर नॉलेज पीजीबीपी आईसीएआई मॉड्यूल प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही कहता है कि आपको रीज़न एग्जामिन करना है। ठीक है, कुछ सब डिविजन्स आपको दे रखे हैं, मतलब कि कुछ केसेस आपको दे रखे हैं। आपको सिंपली ये कहना है, इसको एग्जामिन करिए और ये बताइए कि ये सेंटेंस जो है वो ट्रू है या फिर फॉल्स। लेकिन ध्यान रहे सर, एग्जामिन विथ रीज़न, आपको रीज़न भी बताना है कि गलत है तो क्यों गलत है और सही है तो क्यों सही है। ठीक है, मतलब कि प्रोविज़न बतानी है और कुछ नहीं। ठीक है, प्रोविज़न के साथ साथ आपको चीज़ें आपको बतानी है बस। तो सिंपल सी चीज़ है, आइए देखते हैं। सबसे पहला ये इंडिपेंडेंट केसेस है। सबसे पहला केस कहता है कि फॉर अ डीलर इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़, कहता है एसटीटी पे किया है। ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपने पे किया है, तो क्या वो आपको अलो हो जाएगा, कहता है। इसके बाद यहाँ पे कहता है कि पेड इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज परमिसिबल बिजनेस एक्सपेंडिचर, क्या वो परमिसिबल है, कहता है ये चीज़ आपके पास में। तो क्या ये सही है या फिर गलत। आप यहाँ पे एक शेयर के डीलर है, आपने कोई एसटीटी पे किया है, जो टैक्स लगता है ना, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, क्या वो आपको अलो है। अलो का मतलब होता है क्या आप एज अ रिस्क का डिडक्शन ले सकते हैं, ये आपको पूछा गया है। तो आंसर इज़ यस। अगर यहीं पे अगर मैं कहूँ कि सर आप डीलर नहीं होते, अगर आप शेयर के डीलर नहीं होते और आपका ये शेयर जो है वो कैपिटल असेट होती, तो आपको एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलता, क्योंकि वो फिर आपका चैप्टर कौन सा लग जाता है, वो लग जाता है आपका कैपिटल गेन। जब आप शेयर के डीलर हो जाते हैं तो डीलर का मतलब पीजीबीपी के अंदर, और पीजीबीपी के अंदर एसटीटी अलोएबल है, तो यहाँ पे इसका आंसर तो अलो होगा। लेकिन यहीं पे अगर ये डीलर हटा दे, मतलब कि आप डीलर नहीं है, आपका ये काम नहीं है, तो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है आपका सीजी, और सीजी के अंदर आपको एसटीटी अलो नहीं होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अगर आपने सीजी कंप्लीट किया है तो। अगर नहीं किया है तो जब करेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अलो का मतलब यहाँ पे ट्रू कह सकते हैं ये। ठीक है, ये सेंटेंस आपके पास में ट्रू है। इसके बाद सेकंड केस कहता है अलो मतलब कि ट्रू लिख देना। राइट, यहाँ पे ट्रू कहना चाहता हूँ, अलो मतलब कि सर ये क्या होता है, ऐसा कुछ कहना मत। ठीक है, ट्रू कह रहा हूँ मैं, और ट्रू के साथ रीज़न भी लिखेंगे सर। राइट, रीज़न मतलब कि प्रोविज़न ही लिखनी होती है, ऐसा कुछ यहाँ पे कोई बड़ा कारण नहीं है। एक बार आप सॉल्यूशन में पढ़ेंगे आप खुद समझ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद सेकंड कहता है कि वेयर अ पर्सन फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम। मर्केंटाइल सिस्टम का मतलब और कुछ नहीं है, ये पढ़ के बहुत घबरा नहीं जाना। वो ओल्ड सिस्टम वगैरह होती है ना, उसे हम मर्केंटाइल सिस्टम कहते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे घुसने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल आप जो है यहाँ पे रेगुलर लेक्चर में जो अगर पढ़े हैं तो वहाँ पे तो आपको आपके सर और या फिर टीचर, ठीक है, उन्होंने पढ़ाया ही होगा। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। एन एक्सपेंडिचर करते हैं 25,000 का। ठीक है, कहता है कि अलाउ है, एक मिनट हाइलाइटर ले लेते। हाँ, कहता है अलाउ ऑन अक्रूवल बेसिस एंड इन अ लेटर ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड एक्सपेंडिचर, कहता है असेसी मेक्स द पेमेंट 25,000 थ्रू अ क्रॉस चेक। क्रॉस चेक से पेमेंट किया गया है। कहता है 25,000 कैन बी 25,000 कैन बी द प्रॉफिट और गेन ऑफ द बिजनेस अंडर सेक्शन 48, जो भी सेक्शन है याद करने की ज़रूरत नहीं, इन द ईयर ऑफ पेमेंट। कहता है यहाँ पे, इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पे कि मर्केंटाइल के हिसाब से जब हम फॉलो करते हैं तो कहता है 25,000 जो है वो अक्रूवल बेसिस पे होता है। ठीक है, वो ओल्ड सिस्टम की बात है, उसको तो हमें ध्यान भी नहीं देना होता। इसके बाद कहता है इन लेटर ईयर, लेटर ईयर मतलब कि अभी। ठीक है, कहता है कि एक्सपेंडिचर तभी अलो होगा जब हम उसे पे करते हैं, मतलब कि यहाँ पे कहता है कि 25,000 कैन बी प्रॉफिट और गेन जो भी आपके पास में अलो होगा इन द ईयर ऑफ पेमेंट, जिस ईयर में पेमेंट करेंगे उस ईयर में अलो होगा। क्या यह सही है या फिर सही है। आंसर इज यस, ये सही है। इस पे हमने इलस्ट्रेशन भी करवाया था, आपने किया होगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन आपके ICA मॉड्यूल में ही है, मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है। सेम आपकी इसी पॉइंट पे इलस्ट्रेशन था, और वहाँ पे मैंने आपको पूरी प्रोविज़न आपको जो है पूरी की पूरी 3 से 4 बार रिपीट करवाई थी। राइट, तो ये आंसर जो है सही है और ये सही है। ठीक है, तो ट्रू, ये आंसर जो है आपका ट्रू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इसके बाद कहता है कि इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड फॉर द डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली इतना पढ़े तो भी ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाइल द कंप्यूटिंग इनकम। आप जब इनकम कैलकुलेट करते हैं तो क्या डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना क्या कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। तो आंसर इज़ यस। देखिए,
डेप्रिसिएशन आपके फ़ायदे के लिए ही है, लेकिन आप भी ये कहेंगे कि सर हमको यहाँ पे भीख नहीं चाहिए, डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं चाहिए, हम यहाँ पे टैक्स देने के लिए तैयार है, ज़्यादा टैक्स। देखिए होता क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने से होता क्या है, आपका प्रॉफिट कम आता है, प्रॉफिट कम आने से टैक्स कम पे करना पड़ता है। लेकिन कुछ होते हैं, ठीक है, जो अपने पैसों को ज़्यादा पे करना चाहते हैं एज अ टैक्स, तो कहते हैं कि डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, जाओ सरकार को वापस दे दो, डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं चाहिए, हम ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज़ नो। यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्लेम करना कंपलसरी रहता है, राइट। इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, मतलब कि ये ट्रू है, ठीक है, कि इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, डेप्रिसिएशन कंपलसरी आपको देना ही देना है, ठीक है। अपने जो अकाउंट्स है, बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें डेप्रिसिएशन को एंट्री करनी ही करनी है। इसके बाद कहता है कि द मेडिकल प्रीमियम पे कर रहा है GIC बाय मिस्टर लोमेस, ठीक है, फॉर दी हिज एम्प्लॉय। कहता है बाय एन अकाउंट पे चेक, और डेट दे रखी है। कहता है डिडक्शन एक्सपेंडिचर अंडर 36। कहता है कि ये जो हमने खर्चा किया है, मिस्टर एल ने अपने एम्प्लॉय की ओर से खर्चा किया है, और अकाउंट पे ही चेक से ही खर्चा किया है, मेडिकल प्रीमियम का था, तो क्या इसका एक्सपेंडिचर आपको अलो होगा? आंसर इज यस हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय के लिए अगर प्रिस्क्राइब मोड में आपने कोई खर्चा किया है तो वो आपको अलो हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोविज़न आपकी कहती है, आपने प्रोविज़न पढ़ी होगी, ट्रू है, ठीक है, खर्चा आपको अलो हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कहता है कि अंडर सेक्शन 35 DDA, ठीक है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, आगे प्रोविज़न पढ़िए क्या कहता है। अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर अंडर द एलिजिबिलिटी voluntary retirement scheme at the time of retirement alone can be done। वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम यहाँ पे लिखा है, इसकी प्रोविजन आपको पता है तो ये आपको क्वेश्चन तुरंत पता चल जाएगा। वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम की प्रोविजन बस पता होनी चाहिए, काम खत्म। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये कहता है कि जब भी आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर एक्सपेंडिचर करते हैं तो आपको जैसे ही एक्सपेंडिचर किया आपको उसका अलाउंस मिल जाएगा, मतलब कि आप उसे डायरेक्ट अलाउ कर दिया जाएगा एज अ डिडक्शन। क्या आंसर सही है? तो मैं कह दूँ यहाँ पे आंसर जो है वो गलत है, आंसर जो है वो फॉल्स है। सर आंसर फॉल्स क्यों है? क्योंकि आपने प्रोविज़न पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर है वो 5 सालों में अलो होते हैं, मतलब कि जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है डिवाइड बाई 5 करेंगे, जितना अमाउंट आएगा वो हर साल आपको अलो किया जाएगा 5 साल तक। ये कहता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अलोन, यहाँ पे सिंपली अलो होता है एक ही बार में, तो ये गलत है, 5 सालों में अलो होता है। तो प्रोविज़न कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे लास्ट केस कहता है एन इंडिविजुअल एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफ़ॉल्ट टैक्स स्कीम, जो आपकी 115 BAC 1A है वो चीज़, ठीक है। तो कहता है कि कैन क्लेम एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू मशीन एक्वायर एंड इंस्टॉल इन द ट्रेडिंग कंसर्न वेयर द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द सच प्लांट कंपेयर टू अप्रूव बेस्ड इन मोर देन 10%। तो प्रोविज़न मैंने आपको लिखवाई थी, आपको प्रोविज़न याद होगी कि 115 BAC होता है और दूसरा होता है 115 BAC 1A। 115 BAC वाले को कभी भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, लेकिन 115 BAC 1A वाले को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने कहा था कि एडिशनल डेप्रिसिएशन में एक कंडीशन है, कंडीशन ये कहती है कि आप मैन्युफैक्चर होने चाहिए या फिर आप क्या होने चाहिए, आप पावर और जनरेटर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करने चाहिए। लेकिन ये कहता है कि ये इनकी तो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, ये ना ही मैन्युफैक्चर है और ना ही पावर जनरेटर डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इनको क्या डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? आंसर इज नो, इनको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। हालांकि 115 BAC 1A में है, लेकिन अगर ये मैन्युफैक्चरर या फिर पावर जनरेटर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अलो नहीं किया जाएगा, भले ही वो आपका जो है 115 BAC 1A के अंदर है फिर भी, ठीक है। क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए मेन कंडीशन तो वही है कि आप वो 2% में से कोई एक होने चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर भी आपका गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि ये अप्रूव कर दिया गया है एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन अलो नहीं होता है, ये आपका चीज़ फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है। हालांकि आप 115 BAC 1A के अंदर है, इसका मतलब आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए एलिजिबल तो है, लेकिन उसके लिए भी आपको मैन्युफैक्चरर या फिर पावर जनरेटर डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा, लेकिन आप वो नहीं है, ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। एक बार सॉल्यूशन में हम यहाँ पे चीज़ों को देख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर ये रहा आपका
क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये आपका छोटा सा कर दिया है मैंने। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो यहाँ पे पहला डिस्कस किया केस नंबर 1, मैंने कहा ट्रू है, ठीक है, यहाँ पे अभी आपको ट्रू देख रहा है। इसके बाद सेकेंड नंबर ट्रू है, ठीक है। थर्ड नंबर जो वही रीज़न जो मैंने बताए थे वही रीज़न आपके रहेंगे। थर्ड नंबर ट्रू, फोर्थ ट्रू, ये फॉल्स एंड फॉल्स, आपके पास में वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर है। ये आपका टेस्ट योर नॉलेज पीजीबीपी आईसीएम मॉड्यूल प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद 5 देखेंगे।